expert talks, the intent is to invite speakers who will talk on certain topics which are relevant for the business owners. And so last couple of weeks we've been having experts and looking at various aspects. So they need not always be trainers or coaches. They can be business owners who are building their business, who have, so we like to learn from them how they've created the business, how they've built their enterprise, and all different things. Welcome, Manish ji. Welcome, thank you, sir. Yeah. So I take this opportunity to welcome our speaker for the day, CA Manish Kumar Sinha. Manish ji has been in consulting for a pretty long time, and during the lockdown he did something really interesting. He created a YouTube channel, and through this YouTube channel he has been contributing to the business world by way of small tips how we can manage our accounting, taxation, and various aspects of business better. The topic which is selected for today is why and how do we manage wills, and what are different nuances of the wills. So the stage is all yours. Please start. Manish ji, he's based in Delhi. He's running a practice here. Yeah, Manish ji. Yeah. Thank you, Atul ji, for wonderful introduction. तो सबसे पहला जितने भी पार्टिसिपेंट है आई वेलकम, और सेकंड थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम एवरी पार्टिसिपेंट कि वो इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं या वन वे सेशन चाहते हैं कि सिर्फ मैं बोलूं आप लोग सुन लो। इंटरेक्टिव, ठीक है सर, चलो। तो अतुल जी आप मेरे को कोहोर्ट्स का ऑप्शन जरूर जरूर अभी इमीडिएटली दे रहे हो। हाँ जी। या तो स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? बिल्कुल जी। चलिए ठीक है। हाँ, टॉपिक की इम्पोर्टेंस ऑफ विल, कि विल का इम्पोर्टेंस हमारे और आपके लाइफ में क्या है और कितना है, इस पर आज हम लोग को बात करना है। और तो इस बीच में आप लोग का, क्योंकि वी आर नॉट सो मच पार्टिसिपेट, तो आप लोग को जो भी सवाल पूछना है यू कैन रेज हैंड और अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं आप लोग जहाँ पर भी है। तो टुडे वी विल डिस्कस कि व्हाई विल इज इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा, प्रिपरेशन एंड डेटा कलेक्शन फॉर विल, विल लिखने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना और कैसे हमको डेटा कलेक्ट करना है, उस पर बात करेंगे। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हाउ वी हैव टू ड्राफ्ट विल, विल ड्राफ्टिंग पर हम बात नहीं कर रहे हैं। और अगर कोर्ट में किसी का कोर्ट में कोई विल आ गया है तो कैसे चैलेंज होगा, कैसे प्रोवेक होगा, इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम कोर्ट में जाने से पहले क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, हम अपने विल को कैसे अच्छा से बनाएं, उसके लिए क्या, जैसे कि सब्जी जब हम बनाते हैं तो सब्जी बनाने से पहले हम मसाला काटते हैं, प्याज हो गया, अनियन हो गया, अदरक हो गया, जिंजर गार्लिक जो भी, तो हम वो प्रिपरेशन पर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे कि सब्जी जलाया, गैस खुला रह गया जी, जल गया, हम उस पर बात नहीं कर रहे कि पानी कैसे डालना है, उस पर हम आज बात नहीं कर रहे। या तो विल का जो मतलब मैंने निकाल के वेदर आई लव लेगेसी, कि अगर आप अपना जो सेकंड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को प्यार करते हो और चाहते हो आपको जाने के बाद वो अच्छे से शांति प्रिय से जिए, तो आपको विल को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आना चाहिए। अब ये विल किसके लिए है? विल इज फॉर एवरीवन। एवरीवन मतलब कि इफ यू आर इनटू सर्विस क्लास और यू आर इनटू बिजनेस, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, अगर आपका एज 21 से एबव है तो आपको विल की रिक्वायरमेंट है, और मेरा सजेशन है कि आपको विल लिखना चाहिए। तो अब क्यों है, अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सपोज दैट यू हैव सम फैमिली डिस्प्यूट
बिफोर डेथ, आपके डेथ होने से पहले एक फैमिली डिस्प्यूट आपके पास आ गया, यू आर हेड ऑफ फैमिली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप हेड ऑफ फैमिली हैं, तो आप अपने बच्चे को, अपने ब्रदर को, जिनको भी मिलके है, आप उनको हैंडल कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज को इस तरीके से रिजॉल्व करना चाहता हूँ। वो आपका पॉइंट समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन जैसे ही आपका डेथ हो जाता है, अगर वो फैमिली डिस्प्यूट होता, आप तो है नहीं, फिर क्या होगा कि आपके बच्चे आते हैं या फिर आपके ब्रदर हैं, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला कोई नहीं होता है। तो अगर आपके डिवीजन ऑफ फैमिली पहले, अगर आप जाने से पहले कर लेते हो, फैमिली डिस्प्यूट को जाने से पहले आप कर लेते हो, दैट इज द प्रिवेंशन। लेकिन अगर ये सब चीजों को आपने नहीं किया, और इफ यू आर थिंकिंग कि मेरा बेटा बेटी तो बहुत अच्छा है, या मेरे भाई लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, तो व्हाट विल हैपन कि वो अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा। वो जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली कोर्ट में जाएगा, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और जिसको कुछ मिला है या जिसको कुछ मिलना है, या दोनों पार्टी जो कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, दोनों आपको एक तरीके से, मतलब आपको, मतलब बददुआएं देंगे कि जाने से पहले वो कुछ छोटी सी चीजें करके जाते हैं, तो आज हमें ये परेशानी नहीं आती। तो ये जो प्रॉब्लम है, हम अपने जीते जी में कर लेना है, तो ज्यादा बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए। तो ये छोटा सा कि अगर आप विल करते हो तो आपकी फैमिली पीस में रहती है, अगर आप विल नहीं कर पाते तो वो फैमिली आपके पीसेस में होने की संभावना है। नाउ माय रोल यहाँ पर, एज बीइंग द कंसल्टेंट, आई हैव रोल फॉर द होल 3 जनरेशन। जैसे इफ यू आर ओल्ड, तो एक ओल्ड को अपने आप को कैसे सेव रखें, कि सपोज दैट एक ओल्ड दंपत्ति है, कपल है, she has transferred every property to own son। तो क्या होगा कि कल को जब इनके पास कोई शेयर नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, सारा का सारा सन को इन्होंने गिफ्ट कर दिया, तो माइट भी पॉसिबल इनका बेटा कल को घर से बाहर निकालने का पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन अगर यही यही जो ओल्ड कपल है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, एक विल ड्राफ्ट कर रखा कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है टिल डेथ इट विल बी मी, और अगर मैं चला गया, मेरे बाद मेरी वाइफ के पास आता है, उसके बाद मेरे बच्चे को ट्रांसफर होगा, तो इनके जो बच्चे हैं, इनके मिसबिहेव करने के चांसेस कम होगा, क्योंकि सारा इनकम की ओनरशिप इनके पास आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड जनरेशन, इस बंदे के लिए विल इसलिए जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता इसको कोई मिसहैपनिंग हो जाता, तो इसको अगर कोई मिसहैपनिंग हो गया, तो इसके पेरेंट का कौन ख्याल रखेगा, इसके बच्चे का कौन ख्याल रखेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेज को, सारे जनरेशन को समझते हुए आपको बिल का इंपॉर्टेंस समझना है, और आप जिस भी स्टेज पर हो तो आपको बिल ड्राफ्ट करके रख लेना चाहिए। ना अब यू विल से कि मैं आपको इस चीज पर क्यों टॉपिक, इस चीज पर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो जस्ट आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। आई एम द स्मॉल बॉय फ्रॉम, मैं एक छोटे से शहर से आया हूँ। आई एम लवली पेरेंट एंड सिबलिंग, आई एम द हस्बैंड ऑफ द सुपर वुमन and father of little daughter, and by profession I am chartered accountant। और जैसा कि अतुल जी ने बताया कि I have started the YouTube channel during the lockdown, तो इस YouTube का चैनल आप CA मनीष कुमार या क्रॉस बिजनेस बाउंड्री कुछ से भी सर्च करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और एवरी वीक आई एम अपलोडिंग 1 वीडियो रिलेटेड टू बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग, टैक्सेशन के अपडेट के बारे में देता, तो वहां पर आपको अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिल। बिल क्या है? लीगल डिक्लेरेशन ए पर्सन मेक्स अबाउट द वे दे वांट देयर प्रॉपर्टी मैनेज और डिस्ट्रीब्यूटर आफ्टर देयर डेथ, कि उसके जाने के बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद देयर लीगल हियर, दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये चीज होता है ना। अब ये आपके सामने एक पिक्चर आ रहा है, इस पिक्चर में क्या है, ये जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, ये दादाजी है, ये मेरे होम टाउन में मेरे पड़ोस की कहानी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मेरा होम टाउन, उन्होंने नालंदा मिष्ठान के नाम से एक शॉप खोला। इनके राइट और लेफ्ट में इनके 2 बेटे हैं। उन्होंने एक शॉप से शुरू किया, 2-3 साल के बाद इनका शॉप बहुत अच्छा चला, और 2 से 3 फिर इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पर आ गए। फिर इन्होंने अपने होम टाउन से निकल के पटना में भी शॉप खोला। इस तरीके से इनका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा था। तो होम टाउन में इनके 4 शॉप थे, और एक पटना में इन्होंने खोला हुआ था। अब इनके दिमाग में था कि होम टाउन का 2 शॉप छोटे वाले बेटे को देना है, और होम टाउन का 2 शॉप और एक पटना में जो नया
बिजनेस है वो मैं दोनों बड़े बेटे को दूंगा, और जो डिफरेंस है उसका छोटे वाले बेटे को कुछ मैं एक जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है उसमें कुछ दे दूंगा। ये इनके थॉट प्रोसेस में था, इनके दिमाग में था, लेकिन ना इन्होंने फैमिली के बीच में डिस्कस किया, ना ही कोई रिटर्न में लिखा। ठीक है, और एकाएक इनको हार्ट अटैक आया और ये गुजर गए। व्हाट हैपेंड, ये गुजर गए, दोनों भाई को पता नहीं था, दोनों भाई ने अपना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को 50% चाहिए, दूसरे ने भी बोला मेरे को 50%। ऑब्वियस ही बात है, अब ये दोनों लड़ रहे थे 50-50। इसी बीच में जो इनके पीछे सिस्टर और उनके जो बहनोई है वो भी आ गए, बोले भाई साहब मुझे भी 1/3 हिस्सा चाहिए। बोले तुम्हें क्यों मिलेगा, हम दोनों बेटे हैं। बोले ठीक है चल लो कोर्ट। कोर्ट गए, 3-4 साल करीब करीब लड़ाई झगड़ा, और पूरी मतलब जितना सोसाइटी में जो इन्होंने एक इज्जत कमाया था सब कोई थू करने लगे कि देखो भाई भाई लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रहे हैं, जो भी। तो 3-4 साल के बाद क्या फैसला आता है कि 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट रिवाइज हुआ था, वहां पर बेटी को भी बराबर हिस्सा मिलता है। तो जहां ये दोनों बेटे 50-50 सोच रहे थे, अब इन दोनों को 1/3 मिला और बेटी को भी 1/3 मिला। तो 1/3 मिलने से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि जो बेटी थी वो तो पहले सोच रहे थे मेरे को 0 मिलना है, तो शी वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे को कम से कम कुछ 1/3 तो मिला। लेकिन इन दोनों बेटा जिनको 1/2 मिलना था उनको 1/3 पर पहुंच गए। तो एक तरीके से मन में थोड़ा सा भड़ास आया, फिर बिजनेस पर थोड़ा सा कम ध्यान देने लगे। तो व्हाट हैपेंड कि धीरे धीरे इन लोग का जो फ्रेंचाइजी मॉडल था, जो एक नालंदा मिष्ठान का बहुत अच्छा प्रतिष्ठा था हमारे सोसाइटी में, हमारे होम टाउन में, तो वो सारा चीज खत्म हो गया और धीरे धीरे करके पूरी बिजनेस ही चौपट हो गया। तो अगर ये दादाजी अगर ढंग से इस चीज को प्लान करके जाते, ड्राफ्ट करके जाते हैं, और जाने से पहले ड्राफ्ट बिल को सबके बीच में शेयर कर लेते हैं, और कुछ कुछ और लीगल फॉर्मेलिटी अगर वो करके जाते, तो मे भी ये प्रॉब्लम नहीं आता। हो सकता है ठीक है बंटवारा हो सकता था, पीछे जो उनकी बेटी वो भी पैसा मांगने के लिए आ सकती थी, लेकिन दैट कैन बी सॉल्व। लेकिन वो नहीं, इन्होंने अपना बिल ड्राफ्ट नहीं किया, तो यहाँ पर ये इनको प्रॉब्लम आई। नाउ अब नीड क्या है हमारे और आपके लाइफ में? तो सबसे पहला चीज है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने जो भी मेरी प्रॉपर्टी उसको मैं कहाँ कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, दैट इज द बेसिक नीड। जैसे मिस्टर एक्स और मिस्टर एंड मिसेज एक्स है, इनके 2 बेटा और 1 बेटी है। दोनों बेटा का शादी हो चुका है। जो बेटी है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने भी शादी कर लिया और शी इज हाउसवाइफ। तो अब मिस्टर और मिसेज एक्स ने क्या किया कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने दोनों बेटे के नाम पर लिख दिया। उन्होंने लिख दिया दोनों प्रॉपर्टी, बॉम्बे में घर था, बेंगलोर में घर था, कुछ शेयर थे, म्यूचुअल फंड था, सारे कुछ लिख दिया। एकाएक मिस्टर और मिसेज एक्स के रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। उसके देहांत के 6 महीने के बाद बेटी का डिवोर्स हो जाता है। यह प्रॉपर्टी दोनों बेटे के पास आया हुआ था। इन दोनों भाइयों ने अपने बहन को एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि ठीक है हुआ, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो इस टाइम मिस्टर और मिसेस एक्स को नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ कभी डिवोर्स या ऐसा मिस हैपनिंग कभी भी कुछ हो सकता है। अगर ये ध्यान वहां पर रखते हैं और बिल में एक छोटा सा क्लाउज रहता है, ठीक है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू यू, लेकिन अगर मेरी बेटी का कुछ उसके हस्बैंड का मिस हैपनिंग होता है या डिवोर्स होता है या उसको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो अपने प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ इतना पैसा देना है, या अगले 10 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इस तरीके से कोई भी क्लाउज करते हैं कि मेरी बेटी को भी 1/3 या मेरे टोटल प्रॉपर्टी में से 2 करोड़ में से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मेरी बेटी को भी दे देना, तो हो सकता है उनकी बेटी का जीवन बहुत अच्छा हो जाता। तो इस तरीके से हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होना है, नहीं होना है। सर या अब नाउ वी आर टेकिंग द केस नंबर 1। मिस्टर एंड मिसेज एक्स के 2 सन है और 1 डॉटर है। विदाउट बिल मिस्टर और मिसेज एक्स के देहांत हो गया। इनके पास क्या था, बॉम्बे में एक घर था, एक बेंगलोर में घर था, और ये दोनों घर को दोनों बेटे के नाम पर इनको करना था। इन्होंने बिल नहीं किया। तो फिर जब फाइट होने लगा तो फिर सिस्टर ने भी उनकी बेटी ने भी आके बोला मेरे को चाहिए। कोर्ट से डिसीजन हो गया विदिन 6 मंथ कि हाँ ये प्रॉपर्टी पर इनकी बेटी का भी हक है। अब तीनों ने ये डिसाइड किया कि चलो हक तो है, अब हम लोग बॉम्बे और बेंगलोर वाला प्रॉपर्टी बेच देते हैं। ठीक है, अब जब लीगल हियर तीनों हुआ तो दोनों जगह बॉम्बे और बेंगलोर वाले प्रॉपर्टी को सेल करने में इनको काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो तीनों को एक साथ बेंगलोर या बॉम्बे पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था।
तो इस तरीके से अगर ये मिस्टर और मिसेज एक्स इस तरीके से कुछ प्लान करते हैं कि बॉम्बे वाला घर अपने बड़े बेटे को देते हैं, बेंगलोर वाला घर अपने छोटे बेटे को देते हैं, और जो दोनों का डिफरेंस था उसका जो कैश बैंक शेयर वहां से कंपनसेट कर देते हैं। जाने के बाद अगर उनकी बेटी भी पैसा मांगती, हक मांगती, तो कम से कम जाने के बाद बड़ा बेटा बॉम्बे वाला घर बेच सकता था, छोटा वाला घर ही इज द ऑनर ऑफ बेंगलोर होम, तो वहां से बेच के वो पैसा लेके अपनी सिस्टर को भी कुछ दे सकता था। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लगता तो है छोटा चीज, लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। हाँ हेलो मनीष सर, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि जैसे किसी ने बिल ड्राफ्ट कर लिया कि भाई कि मेरे मरने के बाद, ये जो भी आफ्टर मतलब डेथ के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी जो भी एक्स वाई जेड को जाएगी, लेकिन वो बिल में ये मेंशन करते हैं कि इस बिल को रिवाइज करने का राइट ड्यूरिंग द लाइफ मेरे पास है। हाँ एक मिनट, लेकिन उसमें एक क्लाउज ये भी जोड़ देते हैं कि ड्यूरिंग द रिवाइज जो बिल लिखे थे कि हम फलाने एक्स वाई जेड को देंगे, लेकिन जब हम बिल दोबारा अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आया, अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इनके प्रेजेंटेशन में ही हम कर सकते हैं, मतलब ये चारों को बैठा करके ही। नहीं देखो, जब तक जो बिल सपोज दैट आई एम राइटिंग माय बिल और आई एम अलाइव, तो उस बिल का तो इंपॉर्टेंस ही उस टाइम क्रिएट होता है व्हेन आई एम नॉट इन वर्ल्ड। जब मैं पूरी दुनिया में नहीं हूं, मैं चला जाऊंगा, तभी उस बिल का इंपॉर्टेंस है। सपोज दैट आज मैंने एक बिल लिखा, कल को फिर से मैं दोबारा बिल लिख सकता हूँ, 6 महीने बाद, अगर जब तक मैं जिंदा हूं मैं किसी भी टाइम कितनी बार भी चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें फिर तो आप कुछ भी क्लॉज लिख दो, डजेंट मैटर। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है कि बिल का इंपॉर्टेंस या जो लड़ाई झगड़ा होता है, डेट एराइज, जो राइटर है, एक्सिक्यूटर है जो बिल का, वो दुनिया में नहीं रहता, तब प्रॉब्लम। तो आप तो शुरू में कोई भी क्लॉज लिख दो कि जब दोनों बेटा होगा तभी मैं बिल लिखूंगा, या मैं कुछ भी अगर ऐसा सिनेरियो में जहां पर लगता है कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस से आ रहा है मेरे पास, मैंने किसी लेट से जो मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, और मैंने क्या किया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में 3 करोड़ पड़ोसी को लिख दिया और 1 करोड़ बेटा को लिख दिया, तो ये दैट यू कैन से इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि जब मेरे पास 2 बेटा अपना है, तो मैं अपने बेटे को कम प्रॉपर्टी देके पड़ोसी को या किसी अपने भाई को क्यों दूंगा? ये तो सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से तो क्लाउज जब तक आप जिंदा हो तब तक कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई मैटर, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि अदर देन क्लोज फैमिली, अगर आपके पास एक वर्किंग वुमेन है और शी वांट टू पे सम वेल्थ टू पेरेंट एंड सिबलिंग्स, सोचती है कि मेरे पास टोटल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 20 लाख रुपया मैं अपने पेरेंट और 10 लाख रुपया अपने सिबलिंग को, छोटे भाई को देना चाहती हूँ। ये लेडी ने सोचा कि मैं कुछ अपना हेल्प कर लूं पेरेंट का, पेरेंट के पास ज्यादा पेंशन इनकम नहीं है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, सोची थी, लेकिन विदाउट बिल सी इज नो मोर। तो व्हाट विल हैपन कि जो वर्किंग वुमेन का जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, शेयर हो, घर हो, जो भी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले किसको जाएगा? उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन को जाएगा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी का पूरा राइट हस्बैंड और चिल्ड्रन को जाएगा। एक बार हस्बैंड चिल्ड्रन अगर नहीं रहे, सपोज दैट वो भी हस्बैंड भी नहीं रहा, चिल्ड्रन भी नहीं रहा, तो उसके बाद व्हाट विल हैपन कि जो मदर और जो हस्बैंड का फैमिली है वहां पर जाएगा, मदर के हस्बैंड या मदर के सिबलिंग पर जाएगा। अगर वो वहां पर भी नहीं था, हस्बैंड के फैमिली में फिर फादर आ जाते हैं, फिर उसके फैमिली में आ जाता है। अगर पूरे हस्बैंड के साइड में कोई नहीं है, पूरे हस्बैंड के साइड में कोई नहीं है, ना उसका भाई है, ना कजन है, ना माँ है, ना पिता, कोई नहीं है, देन इज गोज टू वोमेन्स फैमिली, तब वो उस लेडीज के मायके में जाएगा। फिर वहां पर वोमेन के जो मदर फादर है वो उनका पहला हक होगा, फिर सिबलिंग का होगा। तो इस तरीके से इफ यू हैव एनी थॉट कि मुझे अपने प्रॉपर्टी में से किसी को कुछ देना है, कम ज्यादा थोड़ा सा भी, तो वेन एवर यू हैव ऑप्शन, वेन एवर यू हैव थॉट, तो आप इस चीज को इमीडिएटली अपने विल में ड्राफ्ट कर लो, और उसको आपको जहां पर भी रखना है विथ एनी फैमिली, इन योर होम लॉकर, जहां पर भी रखना है, मेल पर रखना है, जैसे भी करना है, तो वो इफेक्टिव होगा और आपका जो विश है वो फुलफिल होगा। अदरवाइज जो विश है वो बिकम ड्रीम हो जाएगा, जो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अब मिस्टर एक्स है, उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस था, और उनके साथ उनका जो एक ड्राइवर
और कम नौकर था, वो उनके साथ पिछले 10-12 सालों से जुड़ा हुआ था, उनके साथ पूरा सेवा कर रहा था, जहाँ लेके जाना जो भी। तो ही वाज थिंकिंग कि चलो जब मैं जाऊं तो इसको कम से कम 5 लाख रुपया दे दो, ताकि अब इसकी 50-51 का एज हो गया, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, कम से कम 5 लाख रुपया में छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कर ले या फिक्स डिपॉजिट कर ले या कुछ भी कर ले, अपना ये रन कर सकता अपना लाइफ को, ठीक है। ही वाज थिंकिंग, लेकिन विदाउट विल चला गया। तो व्हाट विल हैपन कि मिस्टर एक्स ने विल नहीं लिखा, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी विद इन फैमिली मेंबर, मतलब उसके बच्चे उच्चे के पास चले गए, तो वाइफ के पास चले गए, बच्चे के पास चले गए। तो जो अब वाइफ और बच्चे के पास पैसा जाएगा तो वो डेफिनेटली उसके ड्राइवर और उसके सर्वेंट को 5 लाख रुपया तो नहीं देने वाली है। तो जो इनका एक विश था वो ड्रीम बन गया, मतलब जो उन्होंने सोचा था कि व्हाट आई वांट टू हेल्प, वो नहीं हो पाया। अगर ये मिस्टर एक्स यही विल लिख देते कि मेरी टोटल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, उसमें से 95% मेरे विल गो टू माय वाइफ और माय चिल्ड्रन, 5 लाख रुपया मिस्टर एक्स को, मिस्टर जेड को दे देना जो मेरा ड्राइवर है। तो बच्चे भी ज्यादा टेंशन नहीं लेते कि चल भैया 95 तो हमारे पास है, 5 लाख रुपया मिस्टर जेड को जा रहा है, जाने दो। लेकिन अगर आपने ड्राफ्ट नहीं किया भी, तो मिस्टर जेड भी लीगली जाके लड़ भी नहीं सकता कि भाई उन्होंने मुझे कभी बोला था, बोलने का कोई महत्व नहीं है। और दूसरा, कोई एक बार प्रॉपर्टी आने के बाद कोई नहीं देता। तो इस तरीके से आपको अगर अदर देन क्लोज फैमिली किसी को भी देना, चाहे वो आपका नौकर हो या कोई भी और क्लोज में फ्रेंड हो, कोई भी है, तो आपको विल करना ही करना है। डोनेशन कभी कभी होता है कि चलो लाइफ, लेट्स अज्यूम आज मेरे पास मैंने एक एफडी किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं पर चैरिटी में या कहीं पर डोनेट कर दूं, लेकिन मैं जीते जी नहीं कर पाया कोई भी कारण से कि चलो ठीक है मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास इस पैसा रहेगा तो मैं ये कर लूंगा, मैं घूम लूंगा। फिर व्हाट हैपन कि मैंने ये लिख दिया कि मेरे टोटल प्रॉपर्टी में से 2% एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया जाए। मिस्टर एक्स ने ये सोचा कि 5 लाख रुपया मैं एक एनजीओ को दे दूंगा जो हॉस्पिटल है। अगर आपने विल को ड्राफ्ट नहीं किया तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारी जो भी मनी है फर्स्ट स्टेज में आपके मदर, वाइफ या चिल्ड्रन को जाएगा। अगर मदर, वाइफ, चिल्ड्रन नहीं है तो फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन को जाएगा। वो भी नहीं है तो सिबलिंग को जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आपके फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वॉट एवर यू हैव थॉट कि मैं किसी हॉस्पिटल को या एनजीओ को दूंगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये विल लिख देते कि भाई टोटल प्रॉपर्टी में से एक 1% या 2% स्पेसिफिक ट्रस्ट या किसी भी अननोन ट्रस्ट, इवन कोई नहीं है तब भी आपको दान करना है, तब भी ये हो जाता। ठीक है, तो ये चीज, ये सब इंपॉर्टेंस होता है कि आपको विल लिखने की जरूरत क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज बीइंग द मेल, अगर आप और हम मेल हो तो मेरी प्रॉपर्टी पर सबसे पहला राइट है मेरी मदर, वाइफ और मेरे चिल्ड्रन का। लेट्स से जो कि मैं आज मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरी मदर को, लेट्स से जो मेरे पास 99 रुपीज है तो मेरी मदर को 33 रुपीज, मेरे वाइफ को 33 और मेरे बच्चे को 33। अब मेरे 4 बच्चे हैं तो उस 33 में ही 4 डिवीजन होगा। मेरे मदर को 33, मेरे वाइफ को 33, अब मेरे 4 बच्चे को 33। अब 33 में उनको 4-5 जो भी मिलेंगे। ओके, अगर लेट्स से जो मेरी मदर नहीं है तो मेरे वाइफ और बच्चे हैं तो वहां पर जाएगा। अगर मेरी मदर और मेरी वाइफ भी नहीं है तो सारा प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के पास जाएगा। अगर ये क्लास 1 मतलब फर्स्ट स्टेज वाला भी कोई नहीं रहता है तो फिर मेरे फादर के पास जाता है, या थर्ड जनरेशन जैसे मेरे बच्चे के बच्चे हैं तो उनके पास जाता है, उनके बच्चे हैं तो अगर मेरे बच्चे की शादी नहीं हुआ था उसी टाइम वो मेरे बच्चे का मिस हैपनिंग हो गया, मेरे फादर भी नहीं रहे तो मेरे सिबलिंग के पास जाएगा, या पैटर्नल फैमिली में घूमेगा, मेरे ताता चाऊ जो भी है, या उनके बेटे के पास जाएगा। अगर वहां पर भी कोई नहीं मिलता देन इट विल गो टू माय मैटरनल फैमिली, नाना जी, मामा जी का कोई बेटा हो, इस तरीके, मौसा जी है, उस तरीके से घूमता है। इफ यू आर फीमेल और आपने विल नहीं बनाया हुआ तो आपकी जो सबसे पहले प्रॉपर्टी पर हक है दैट इज द चिल्ड्रन और हस्बैंड का है। अगर चिल्ड्रन नहीं है या हस्बैंड भी नहीं है तो हस्बैंड के फैमिली क्या आता है, फिर हस्बैंड के फैमिली में जो भी लीगल ईयर है फिर हस्बैंड के पेरेंट आते हैं। अगर वहां हस्बैंड साइड में कोई नहीं मिलता है, जो इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा, अगर वो नहीं होता तब फिर उस लेडीज के मायके की तरफ जाता है। तो इट इज माई एडवाइजेबल टू फीमेल कि अगर आप अपने मायके में या अपने पेरेंट को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, व्हाट एवर यू वांट टू गिव, तो
आप अभी के अभी अपना बिल ड्राफ्ट करवा लीजिए किसी भी अपने प्रोफेशनल से मिल के बैठ के, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके मायके या आपके सिबलिंग या आपके पेरेंट के तक पैसा कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड साइड में मतलब आपके ससुराल में कहीं ना कहीं वो पैसा जाके अटक ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेंगे। अब सबसे पहला जो एक मिथ होता है कि बिल तो हम लास्ट स्टेज पर बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, जब बिल बनाना होता है तो 18 की एज के बाद आप कभी भी बना सकते हो। एट द टाइम ऑफ द मैरिज बना सकते हो, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जैसे शादी हुआ, शादी के बाद फिर आपके बच्चे हुए, बच्चे के बाद फिर आपने पार्टीशन हुआ फैमिली का, फिर अगर कोई इमरजेंसी आ गया या कोई इनकम बढ़ गया, इस तरीके से अगर कुछ भी होता है तो आप अपने आप को बिल को रिवाइज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। एसेंशियल क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ असेट करना है कि आपके पास असेट क्या क्या है। आपके पास घर है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, गोल्ड है, आपके पास है क्या। कभी तो इस तरीके से पूरी लिस्टिंग करनी होती है। इस लिस्टिंग में क्या आता है, अपना अर्न किया हुआ प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी और रिसीव्ड एज गिफ्ट। लेट्स से जो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, किसी ने मेरे को 10 लाख रुपया आके गिफ्ट कर दिया, तो वो पैसा भी अब मेरा हो गया। मैंने उसको अर्न नहीं किया, लेकिन मेरे को कहीं से गिफ्ट मिला, तो उस पैसा को भी मैं जहां भी चाहूँ मैं वहां पर उसको ये कर सकता हूँ, विल में लिख के, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी को भी। तो ये सब सारे प्रॉपर्टी होते हैं जहां पर हमें करना होता है। तो अब यहाँ तक किन्हीं का कोई सवाल है तो पहले हम लोग इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर किन्हीं का कोई है तो आप लोग बता दें एक बार। सर एक चीज पूछ रहे थे कि जैसे मतलब फादर के प्रॉपर्टी में तो सन का राइट होता नहीं है ऑटोमेटिकली, जो भी है जो फादर भी। के प्रॉपर्टी में सन का क्यों नहीं राइट होगा? ग्रैंड फादर में तो सर राइट है क्या? हाँ, फादर अगर फादर नहीं अपने सन को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते हैं, हाँ। तो क्या वो लीगली मतलब कोर्ट से दे सकता है उसको? नहीं समझ, फिर मतलब फादर के प्रॉपर्टी में तो बेटा का तो हक होता ही है अविनाश जी। ग्रैंड जहां तक ग्रैंड फादर में तो सर लीगली राइट है कि ग्रैंड फादर का जो प्रॉपर्टी है नहीं उसमें नहीं, तो। आपके फादर के प्रॉपर्टी में पूरा आपका हक है। वो चाहे अपने से अर्न करे या कुछ भी करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फादर के प्रॉपर्टी में पूरा आपका हक है। मे भी आपका कुछ सवाल होगा, अगर कुछ और है तो सोच के बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। अतुल जी, आपका कुछ सवाल? मेरा इस समय तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है, और कोई है तो फिर मैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ जी। ठीक है, तो जब आप अपने यहाँ पर जब आपके पास जब एसेट आप क्रिएट करना शुरू करोगे ना सर, तो रियल एस्टेट पे कितना है, पीपीएफ में कितना है, फिक्स एसेट कितना है, गोल्ड कितना है, इक्विटी कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, ये सारे चीज आप एक बार इकट्ठा कर लो। व्हेन यू हैव द कलेक्शन ऑफ गोल्ड डेटा ऑफ असेट, तब फिर आप उसका करंट वैल्यूएशन कर लो कि लेट्स एज्यूम आज से आपने 10 साल पहले एक लैंड परचेज किया था 5 लाख रुपया में, मे भी आज उसकी वैल्यू 50 लाख, 1 CR, 2 CR कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने 4 साल पहले कोई शेयर परचेज किया, आज वो जीरो हो रखा हो, या उस शेयर की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो रखी हो। तो इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, टोटल असेट कितने हैं, उसकी आज की करंट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये सारी चीज आपको जब आप लिस्टिंग करोगे तभी पता चलेगा। अब एलिमेंट ऑफ वैलिड विल, एक विल को बनाने के लिए सबसे वैलिड चीजें क्या क्या होती है, तो पहले एक टेस्टेटर होता है, एग्जीक्यूटर होता है, बेनिफिशियरी होता है, विटनेस होता है। विटनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, विटनेस क्या है कि अगर आपने विल लिख दिया, सब चीज करा लिया, लेकिन अगर आपने विटनेस नहीं करवाया तो उस विल की वैलिडिटी 0 है। मैंने एक बहुत अच्छा बिल लिखा, स्टाम्प पेपर पर लिखा, कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड करवा लिया ये वो, लेकिन अगर विटनेस नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, या विटनेस कोई कारण से छूट ही गया, तो उस विल की वैलिडिटी खत्म है। टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है जिसको बिल में सारा प्रॉपर्टी मिलना होता है, वो बेनिफिशियरी 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी लोग होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटर वो होता है, एग्जीक्यूटर इट नॉट इम्पॉर्टेंट, हो भी सकता है कि अगर मैं
मेरे जो बेनिफिशियरी जैसे माइनर चाइल्ड है, मेरे बच्चे माइनर है, उनको बेनिफिट मिला, तो वो जब तक वो मेजर नहीं हो जाते तो स्कूटर उस बिल को, उस सारे प्रॉपर्टी को देख रेख करता है, टेस्टेटर जो मैं लिखता हूँ या आप जब लिखते हो तो ये होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जो कि आपके बिल को वैलिडेशन क्रिएट करता है। तो टुडे वी हैव डिस्कस की बिल की क्या रिक्वायरमेंट था, बिल में हमने क्या कवरेज किया। वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट द ड्राफ्टिंग, मिस्टेक, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, असेट, ये सब जो चीजें ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप में से किसी के पास भी कुछ है, if you have the anything, then it is the question answer session. Now it is the open time. आप लोग कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, we will try to resolve। और इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, that is the taxation of bill। उस पर टैक्स क्या लगता है, पहले we will have the some question answer, फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे कि बिल में जो भी प्रॉपर्टी मिलता है उसका टैक्सेशन क्या है और इसकी टैक्स प्लानिंग क्या कर सकते हैं। ऋषिकेश जी, बीरेन जी, किन्हीं के पास कोई सवाल? नॉट एज सच। ओके, चलो ठीक है। इट मीन्स इसका दो ही मतलब हो सकता है सर, या तो मैंने बहुत ही अच्छे से बता पाया या फिर अभी हो सकता है मैं अच्छे से नहीं समझा पाया। आप अच्छे से बताएं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए गुड। इसमें दो तीन चीजें हैं जो अगर आप लोग के पास सवाल नहीं आ रहा तो मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहला चीज क्या है कि जो विल है, विल आप कभी भी लिख सकते हो। लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको स्टाम्प पेपर पर ही लिखना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि यू हैव टू राइट विल ऑन स्टाम्प पेपर। आप एक प्लेन पेपर पर भी लिख सकते हो और स्टाम्प पेपर पर भी लिख सकते हो। अब कितने बार सवाल उठता है कि ये कितने के स्टाम्प पेपर पर लिखूं, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन राइट विल ऑन 10 रुपीज स्टाम्प पेपर, 100 रुपीज, 1000। और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लिख रहे तो उसके अनुसार स्टाम्प पेपर होना चाहिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो सेकेंड जो चीज आता है कि जो क्या बिल रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। आई विल सजेस्ट कि रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बिल रजिस्टर्ड नहीं भी करवाते तब भी वो अपने आप में वैलिड बिल लिखा हुआ। सपोज दैट आज अभी बैठे बैठे मैंने अपने सारा प्रॉपर्टी कैटेगराइज कर लिया, क्लासिफाइड कर लिया। मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, इनएमूवेबल प्रॉपर्टी कितना है, और आई हैव टेकन डिसीजन कि मैं अपने बड़े बेटे को ये दूंगा, छोटे को ये दूंगा, बेटी को ये दूंगा, अपने ब्रदर को ये दूंगा। सारा चीज डिसीजन करके मैंने एक प्लेन पेपर पर लिखा, साइन किया, 2 लोगों से विटनेस करवा के रख लिया। अगला दिन मैं दुनिया में नहीं रहा तो दैट विल बी आल्सो कंसीडर एज वैलिड बिल। ठीक है, तो उसी के आधार पर होगा। ठीक है, अगर किसी भी मेरे लीगल हियर को अगर कोर्ट जाना हो तो वो कोर्ट जाके केस लड़ सकता है, लेकिन अगर और कोर्ट में वो बिल वैलिड माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल कि कोई इसको ये प्रूफ नहीं कर दे कि ये जो बिल लिखा गया था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में या किसी के दबाव में लिखा गया था या दारू के नशे में लिखा। अगर ये प्रूफ नहीं होता है तो दैट विल बी द वैलिड बिल और सारी प्रॉपर्टी का डिवीजन उसी के अनुसार होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कुछ बिल मिथ है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ होता है कि जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिथ है कि विल तो हमें 50, 60 या 65 के ऊपर ही हमें लिखना चाहिए, उससे पहले तो विल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। रीजन इज दैट कि हमें अपने लाइफ के बारे में आई एम नॉट अवेयर कि मैं अगले क्षण हूं या नहीं हूं, अगले सुबह जब मैं उठूंगा तो रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो ये जो सोचना कि मैं अमर हूं या कम से कम 5 साल कुछ नहीं होना है, 25 साल कुछ नहीं होना है, ये बहुत ही मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। व्हेनेवर यू हैव टाइम आप एक प्लेन पेपर पर भी लिख दो, मे बी फैमिली से डिस्कस कर लो, कुछ भी कर लो,
प्रोफेशनल से लिखवा लो, जो भी करना है, लेकिन एक बार जरूर आप करवा लो इस चीज को। तो ये जो होता है जो ये मिथ है कि हम लास्ट टाइम पर करेंगे, तो वही से सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो एक दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ होता है सबसे कुछ लोगों का, कॉमन पर्सन का, सर आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़, आई डोंट हैव द बिजनेस की 2-3 शॉप है, मैं बड़े बेटे को दूंगा। अरे मैंने जॉब किया था, मेरे पास दो घर है, दोनों बेटे आपस में बांट लेंगे, कुछ शेयर है ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट डिफाइन हुआ, अमेंड हुआ था, वहां पर बेटा और बेटी सबको बराबर इक्वल राइट दिया गया है। अगर सपोज दैट मैंने अपना बिल ड्राफ्ट नहीं किया, मेरे 2 बेटा है 2 बेटी है, मेरे जाने के बाद अगर दोनों बेटी आ जाती है, कोर्ट में जाती है, तो मेरी दोनों बेटी को भी 25-25 मिलेगा, दोनों बेटे को भी 25-25 मिलेगा। ठीक है। तो और जो लड़ाई झगड़ा होगा, फैमिली में क्लैश होगा, सोसाइटी में नाम खराब होगा, एक अलग चीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ बेटा के पास ही जाए, या सिर्फ बेटी के पास जाए, या बेटी को भी कुछ मिल जाए, ताकि उसको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और मेरे बेटा को भी, लेट्स अज्यूम कि मैंने दोनों बेटा को 40-40 दे दिया, दोनों बेटी को 10-10 दे दिया, तो इस तरीके से व्हाट एवर यू वांट टू टेक प्लान, यू वांट टू डू, तो आप ये सब कर लो। नहीं तो आपके जाने के बाद, आप जॉब में हो या बिजनेसमैन हो, कम प्रॉपर्टी हो ज्यादा प्रॉपर्टी हो, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है सर। अब जब तक आप लोग का कोई और सवाल नहीं आता है, तो मैं आप लोग को ये इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सेशन ऑफ विल, कि विल से जो प्रॉपर्टी आता है उसका क्या टैक्स इंपैक्ट होता है। इफ यू हैव रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो 1 रुपया हो या 100 करोड़ हो या 10,000 करोड़ हो, इफ दैट प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड थ्रू विल, विल के थ्रू आता है। जैसे मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ, मेरे मामा जी का देहांत हो रहा है, और ही हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द 100 CR, 100 CR में से 90 CR उन्होंने अपने बेटे को दिया, 10 CR मेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस 10 CR के ऊपर मेरे को 1 रुपया पैसा नहीं, 1 रुपया का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। ये चाहे मुझे रिलेटिव के थ्रू मिले या अदर देन रिलेटिव के थ्रू मिले। अब जो मैंने मामा जी का एग्जांपल लिया, अब यहीं पर एक चीज और आपको बता देता कि अगर मामा जी जिंदा रहते और वो मेरे को एज ए गिफ्ट ट्रांसफर करते हैं, एज ए गिफ्ट, कि चलो 10 करोड़ रुपया मैंने अपने भांजे को दे दिया, तब भी ब्लड रिलेशन में एज पर इनकम टैक्स सेक्शन 56 में देयर इज नो टैक्स, क्योंकि दैट मनी इज रिसीविंग फ्रॉम ब्लड रिलेशन एज ए रिलेटिव। लेकिन अगर मेरे को पड़ोसी ने मेरे को 10 करोड़ रुपया दे दिया एज ए गिफ्ट, तो मेरे को उस पूरे 10 करोड़ के ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर पड़ोसी ने मेरे या किसी अनरिलेटेड पार्टी ने मेरे को एज ए बिल मेरे को ट्रांसफर किया है, बिल के थ्रू ट्रांसफर किया है, मेरे को 1 रुपया का टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जब आपको किसी को पैसा या प्रॉपर्टी या गिफ्ट कुछ भी ट्रांसफर करना है, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्सेशन। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है सर। या तो जी बहुत बढ़िया। और इसमें से आप लोग जो भी हैं, वट एवर यू हैव द क्वेश्चन राइट नाउ इन योर माइंड, अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं, या ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर, और अतुल जी विल शेयर माय नंबर टू यू। और कोई भी सवाल हो आप मेरे से 1-to-1 करके डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ, कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं के पास कुछ अपना पर्सनल इश्यूज होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सबके सामने डिस्कस किया जाए, तो आप चैट बॉक्स में मैं या अतुल जी मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा। तो इफ यू वांट टू हैव द 1-to-1 डिस्कशन, तो हम लोग आज कल कभी भी टाइम वी कैन हैव द शेड्यूल करके हम लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इनफैक्ट मनीष जी, आप अपना नंबर और ईमेल आईडी डाल ही दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ वो अभी। पर्सनली आपको डायरेक्ट कर देंगे। हाँ, हाँ जी, तब तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो? थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा रहा मनीष जी, हाँ। very nice. There are lot many things which were new to me.
प्रॉब्ली मैंने कभी सोचा नहीं था वैसे विल्स के ऊपर में, बट डेफिनेटली अभी सोचना स्टार्ट कर देंगे तो शायद कुछ आगे बढ़ पाएंगे. राइट. थैंक यू फॉर bringing more knowledge. Thanks. Thanks, Manish, for sharing this. It was an interesting presentation. One question I have for you is, what is the role of a CA and what is the role of a lawyer in making a will? जो मैंने अभी जो आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर जो स्लाइड के शुरू में मैंने बात किया था कि ड्राफ्टिंग इज नॉट ए वर्क ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इट इज नॉट इट इज ड्राफ्टिंग ऑफ विल इज अ वर्क ऑफ द एडवोकेट. लेकिन उससे पहले की चीज लाइक लिस्टिंग ऑफ असेट और बिजनेस कंसल्टेंसी सपोर्टेड, यू हैव द प्राइवेट लिमिटेड. वहां पर यू हैव शेयर होल्डिंग विथ योर वाइफ, your company has a shareholding with your wife, your children, your partner. तो उस चीज को आप कैसे फाइनेंशियली टर्न आउट करना है, वहां का जो प्रॉफिट डिविडेंड आना है उस चीज को कहाँ लेके जाना. यू हैव द सम म्यूचुअल फंड इन योर नेम, इन योर वाइफ नेम, कल को उसको किस तरह. तो इस तरह के जो फाइनेंशियल डिसीजन है, फाइनेंशियल इश्यूज है, होता क्या है कि यू हैव द वन कंपनी जहां पर यू एंड योर वाइफ और योर चिल्ड्रन इज द शेयर होल्डर. फिर वहां से आपने सब्सिडरी कंपनी बनाई, सब्सिडरी से फिर एक अनदर सब्सिडरी बनाई. व्हाट विल हैपन कि लास्ट कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट. फर्स्ट ये पहले वाले कंपनी में जाएगा, फिर आपके पास जाएगा. इस तरह का जो चेन होता है, और यू हैव द चेन ऑफ बिजनेस, चाहे वो फ्रेंचाइजी मॉडल में या क्या. तो हाउ यू हैव टू ड्राफ्ट फैमिली ट्रस्ट. तो वहां पर फैमिली ट्रस्ट में किस तरीके से लाना है, वहां पर कौन सा सेट रखे, क्या नहीं रखे, ये काम करता है. सेकेंड थिंग कि आज के डेट पर ये बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैरिजेस और डिवोर्स इतना फ्रिक्वेंट हो चुका है. पता चला मैंने अपने बेटा का शादी किया और मैंने अपने बेटे के नाम पर सारी प्रॉपर्टी लिख दिया. 2-3 सालों के बाद बेटे ने क्या किया कि अपनी बीवी और अपने बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी लिख दिया, थोड़ा सा बेटी के नाम पर और बाकी 80% अपनी वाइफ के नाम पर. 4 साल 5 साल के बाद डिवोर्स हो गया. वो बिल गिफ्ट के थ्रू मेरी बहू के पास आया हुआ था, डिवोर्स हुआ, बेटा अलग, पता चला प्रॉपर्टी मेरा है, बेटा ऐसे ही रह गया, सारी की सारी प्रॉपर्टी लेके बहू चली गई. इवन मैं उस टाइम में जिंदा रहता, क्योंकि मैंने मैंने अपनी सारी के सारे प्रॉपर्टी बेटा के नाम पर कर दिया और बेटा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर कर दिया. तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता. इस तरीके से व्हाट यू हैव टू मेक प्लान और बिजनेस ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट कैसे तरीके से क्रिएट करना है ताकि आपके जीते जी या किसी के भी जीते जी वट एवर द मिसहैपनिंग और प्रॉब्लम विल अराइज, तो असेट कम से कम आपके घर में रहे. तो ये रोल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का है कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. So are you saying if somebody needs to get a will done and you are providing that service, so you will do the whole thing, like analyze the whole financial things that are there, plus also arrange for the will to be drafted by a lawyer that you have. I have team, तो वो ड्राफ्ट के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है. अच्छा, मतलब are you one stop solution for getting a will done, or we have to go to you and as well as to a lawyer separately? Yeah, Amit, yeah. Sorry, I didn't get that. Catchy? Are you one stop solution? Yeah, I am the one. We have the one group solution where we will provide each and every solution regarding will and succession planning. Okay. Thank you. Great. अच्छा अतुल जी, एक लास्ट, अगर आप लोगों ने अगर वो सवाल नहीं पूछा है तो मैं आप लोग को बता देता, जैसे कि मिस्टर अतुल पुरी हैज द वन ब्रांड नेम दैट इज ई ग्रोथ. कल को क्या होता है कि अगर अतुल जी अपना विल ड्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उन्होंने ई ग्रोथ का जो ब्रांड वैल्यू है उसको अगर जिक्र नहीं किया तो व्हाट विल हैपन कि ब्रांड वैल्यू सबको पता है कि कोक, पेप्सी और इस तरीके से सोनी टीवी, जी टीवी का ब्रांड वैल्यू क्या होता है. तो व्हाट एवर वी हैव असेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, हमें एवरीथिंग हमें अपने विल में डिस्क्राइब कर देना चाहिए. और व्हाट एवर असेट इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आवर विल वो एज ए इक्वल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है सर? ओके, या ग्रेट है जी. और बताएं, एनी क्वेश्चंस, एनी कन्वर्सेशंस? विजय जी, आप आज काफी दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे हैं?
आज काफी सन्नाटा सा है, क्या बात है? हरीश जी, सुधा जी, कल्पना मैम, कोई भी मतलब किन्हीं का कुछ नहीं आ रहा। कौन सी कल्पना जी की बात हो रही है? नहीं कोई है? हाँ जी सुधा मैम, आपका कोई सवाल है तो बताइए। हेलो, बहुत अच्छा, नहीं मुझे बहुत अच्छा सुनाया आपने, थैंक यू बहुत मैम, अच्छा थैंक यू। लगा। हाँ, आप कहाँ पे हो? आप बॉम्बे में? नहीं राइट आप नाउ आई एम कहाँ इन से होम। हो? नहीं आई एम इन, नहीं, आप स्टे दिल्ली अच्छा में? दिल्ली अच्छा एनसीआर, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। अच्छा अच्छा, दिल्ली में। अच्छा था आपका, सुन, इजी लैंग्वेज भी था, समझ में आया सब। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करो, ताकि आई हैव नॉट यूज एनी टेक्निकल सेक्शन, एनी टेक्निकल वर्ड, कोई सेक्शन का यूज नहीं किया, क्योंकि वो मेरे को पता है कि क्या चीज है। मैं उस लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ जहां पर एज ए कॉमन मैन इस बात को समझ में आ सके मैम। नहीं, बहुत अच्छा था सब्जेक्ट। थैंक यू मैम। इधर बॉम्बे में आज न्यू ईयर है। हाँ कल से लॉकडाउन है। कल से कल से लॉकडाउन है। रात को। अच्छा, बहुत हो गए इधर तो, कोविड पेशेंट बहुत हो गए। दिल्ली अच्छा है ना अभी? दिल्ली मैम, दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं? सब जगह ही ऐसा हाल है जी। सब जगह एक ही हाल है मैम, सब जगह। हाँ, अच्छा, क्या करे मालूम नहीं पड़ता है बाबा, बहुत तकलीफ है। नेचर ने बहुत बड़ा ये दिया है, पनिशमेंट दिया है। सही बात है। और बिल जो हम में से कोई सोचता नहीं है, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं कि ये कभी कोई इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं, वेल्थ बना लो, अपना एम्पायर क्रिएट कर लो, लेकिन एम्पायर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट क्या, और वहीं पर सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये चीज है। ट्यूसडे अतुलपुरी का आवाज सुनने में। अतुल जी, ये आपके कहने पर ही हमने रखा है ये। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा एनर्जी मिलता है हम लोग को। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू जी, या थैंक यू, बाय।